इंग्लिश ग्रामर के तहत जो आप लोगों को टेंस की जानकारी मैं दे रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, उसमें प्रेजेंट के चारों भाग हो गए। और प्रेजेंट के चारों भाग में जो है वो इंडेफिनिट, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, ये सब हो गए। और पास्ट के चारों भाग हो गए। पास्ट के चारों भाग में जो है वो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो मैंने इसमें जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक हुआ था। और मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो गया था। एक छूटा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको जो है आज हम लोग देखेंगे। मैंने टेंस के सिलसिले में जो 8वां टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है और इसमें अनुवाद का नियम क्या है और इसका अनुवाद कैसे करेंगे, इन चीज़ों को आज हम लोग जो है देखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहले आप पहचान जानिए कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अर्थ में रहा था, रही थी, रहे थे, आवे और साथ साथ में कार्य शुरू होने का समय भी दिया है, ऐसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अनुवाद करेंगे। तो इसकी पहचान में 2 चीज़ें होना जरूरी है। पहला जो है वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई एक होना चाहिए, और दूसरी चीज कार्य शुरू होने का समय भी होना चाहिए, तभी जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य जो माना जाएगा। तो इसमें जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है रूल पढ़ा था, सेम उस मैंने इसमें भी वैसे है। उसमें जो है 2 सहायक क्रिया का इस्तेमाल होता था, हैज बीन और जो है हैव बीन। इसमें एक ही सहायक क्रिया जो है सबके साथ इस्तेमाल होती है, वो है हैड बीन। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। यस फॉर सब्जेक्ट, कर्ता, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे सिंगल हो, चाहे प्लूरल हो। और उसके बाद सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग, हैड बीन का प्रयोग। और उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जो है वही समय की सूचना देने के लिए, समय के बारे में बतलाने के लिए, या कब से कार्य शुरू हो रहा है, तो 2 प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, सिंस या फार। सिंस या फार। यहाँ ये देखना है कि सिंस कहाँ लगेगा या फार कहाँ लगेगा, तो हम लोग कन्फर्म हो लें। सिंस जो है निश्चित समय के लिए, जहाँ समय का नामकरण किया गया हो, समय का नाम दिया गया हो, मैंने जो इधर उधर नहीं हो सकता है, वहाँ जो है सिंस का प्रयोग। और अनिश्चित समय के लिए फार लगता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार। उदाहरण के लिए सुबह है, शाम है, दोपहर है, रात्र है, बजे है, और कोई निश्चित समय है, तो उसके लिए जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। फार है 1 घंटे, 2 घंटे, कुछ घंटे, 3 घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, इसके लिए जो है फार का प्रयोग। और अंत में जो है हम इस्तेमाल करेंगे जो से सारी और चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट है या वगैरह वगैरह और कुछ चीज़ है, उसको लिखेंगे आगे फिर स्टार्ट करेंगे। तो इसी समय उदाहरण भी हम देख लें। एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें 2 घंटे से व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहा था, सॉरी, मैं तुम्हें 2 घंटे से अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहा था। तो ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा? देखिए पहले पहचान, इसमें वाक्य अंत में रहा था आया है और कार्य कब से हो रहा था? 2 घंटे से।
तो समय भी दिया गया है और वाक्य अंतिम रहा था, इसलिए जो है पार्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशन अनुवाद करेंगे। तो मैंने ट्रांसलेशन के नियम में बताया, सबसे पहले शब्द लिखा जाएगा, उसके बाद जो है हर कर्ता के साथ जो है एक ही सहायक क्रिया हैड बीन है, और उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट आ गए हैं। सब्जेक्ट हमारा जो है मैं है, मैं के लिए हम क्या लिखते हैं, आई, तो आई हो गया, और सहायक क्रिया जो है हैड बीन, आई हैड बीन। अब मेन वर्ब इसमें क्या है, इसको देखना है। तो इसमें है पढ़ाना, पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच, और टीच में आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा टीचिंग। तो क्या होना, आई हैड बीन टीचिंग। अब देखो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है ना, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश होगी जो है वो यू। और एक ऑब्जेक्ट और है अंग्रेजी व्याकरण, ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए इशारा किया गया है, और ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अंग्रेजी व्याकरण जो निर्जीव वस्तु है। तो पहले जो है डायरेक्ट, उसके बाद इनडायरेक्ट। अंग्रेजी व्याकरण की इंग्लिश होगी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। अब देखो 2 घंटे से है, ये 2 घंटे जो है अनिश्चित समय है, पता है किस 2 घंटे से, और 2 आवर्स, और 2 आवर्स, ये हो गया। आई हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर फॉर 2 आवर्स। अगर जो है मैंने यहाँ पर हम अनिश्चित समय, जो निश्चित समय देना चाहेंगे तो क्या होगा, जैसे अध्यापक उन्हें सुबह से हिंदी पढ़ा रहे थे। अध्यापक उन्हें सुबह से हिंदी पढ़ा रहे थे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अध्यापक के लिए द टीचर, सहायक क्रिया हैड बीन, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीचिंग, और किसे, उन्हें, उन्हें के लिए क्या लगाएंगे, देम, देम। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी, और ये सुबह जो निश्चित समय है, सुबह, शाम, दोपहर, रात, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और जनवरी से, फरवरी से, किसी ऋतु से, किसी जो है दिन से, ये सब निश्चित समय में आता है। तो इसके लिए इसके पहले जो है हम सिंस लगाएंगे, सिंस दी मॉर्निंग। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे उसके बाद हम, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के बाद जो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब जो है वो नकारात्मक वाक्य, जिसमें कार्य जो नहीं होता है। हिंदी के वाक्य में जो है वो नहीं शब्द आएगा, और अंग्रेजी में इसके लिए नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग करते हैं। वो नॉट कहाँ रहेगा, यही हमको देखना है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है जो हम हैड बीन लिखते थे, इसी हैड और बीन के बीच में जो है
नॉट नेगेटिव वर्ड का प्रयोग कर दिया जाएगा। हो जाएगा हैड नॉट बीन। और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सॉरी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो है समय की सूचना देने के लिए सिंस या फॉर, और फिर जो है टाइम, और उसके बाद जो है शेष सारी चीज़ें शेष। देखिए इसमें पहले सब्जेक्ट है, इसका उदाहरण देखेंगे। वह मध्यरात्रि से मुझे नहीं बुला रहा था। वह मध्यरात्रि से मुझे नहीं बुला रहा था, तो वाक्य लिए क्या हो जाएगा ही, क्योंकि ये जो है पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। अगर जो है ये स्त्री के लिए प्रयोग किया गया होता, वहाँ थी होता, तो क्या लगता है यहाँ सी लगता है। ही हैड बीन, नेगेटिव है, he had not been, he had not been calling me since the, मध्यरात के लिए इंग्लिश क्या लिखा जाएगा, midnight, MIDNIGHT, ये हो गया नेगेटिव। He had not been calling me since the midnight। तुम्हारे जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम जो नॉट का प्रयोग करेंगे, वही हैड और बीन के बीच में नॉट लगा दिया जाएगा। बाकी और फार्मूला और सूत्र जो है वो यथावत वही अफर्मेटिव के समान ही रहेंगे। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और इसके बाद हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू हों और क्वेश्चन मार्क समाप्त हों, या ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द जिनके बीच में आया हो और वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क लगा। लेकिन टेंस को ध्यान में रखते हुए हमको ये देखना है कि वाक्य अंत में रहा था, रही थी भी आवे, और कार्य शुरू होने का समय भी दिया है। तो इसमें ध्यान ये देना है कि यदि हिंदी का वाक्य है क्या से शुरू हुआ है और क्वेश्चन मार्क समाप्त हुआ है, और वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो उस वाक्य का अनुवाद करने के लिए वही जो है हैड, ये सहायक क्रिया होती है सबके लिए, इसलिए हैड को सबसे पहले लगाएंगे, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और इसके बाद बीन लिखेंगे, और इसके बाद जो है मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी का मतलब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम शो करेंगे। अंत में जो है शेष अगर कुछ बचा है तो ये लिखेंगे, और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तुम्हारा सेंटेंस जो है सही होते हुए भी वो गलत मान लिया जाएगा।
हाँ, और दूसरा नियम देखिए, दूसरे में अगर हिंदी का वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द क्या क्यों कैसे कब कौन कहाँ कितने वाक्य बीच में आया है, तो उसका अनुवाद करने के लिए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, केवल सिंबल दे रहे हैं। इन आई डब्ल्यू का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द इसको कहते हैं। सबसे पहले लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कब, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या क्यों कैसे कब कौन कहाँ कितने आया, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले। और उसके बाद जो है सहायक क्रिया हैड, तीसरे स्थान पर सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है बीन, उसके बाद मेन वर्ब में आएंगी, मैंने मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में, मेन वर्ब में ING, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद सिंस या फार, और उसके बाद जो है टाइम, अंत में शेष जो भी बचा है, और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। तो इसका भी उदाहरण देख लीजिए और इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे क्या, क्या राम 2 वर्षों से जंगल में रह रहे थे, जंगल में रह रहे थे। क्या राम 2 वर्षों से जंगल में रह रहे थे। क्या शुरुआत है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वही और पहले लगा दी जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, राम, हैड राम। और उसके बाद बीन, उसके बाद लिविंग, लिव माने रहना, लिविंग हो जाएगा, लिविंग जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। 2 वर्षों से अनिश्चित समय है, क्या इंग्लिश हो जाएगी, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें, नहीं गलत हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क में। हैड राम बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। और इसका उदाहरण, मेरे वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आया हो, इसका राम लक्ष्मण और सीता वन में राम लक्ष्मण और सीता वन में राम लक्ष्मण और सीता वन में कब रह रहे थे, कब रह रहे थे। When had राम लक्ष्मण and सीता been living in the forest,
और इसका उदाहरण देख लीजिए। प्रयोग ना है उदाहरण की पढ़ाई गई थी भैया तो हमने पहले वाले में। अगला है तुम सुबह से विद्यालय में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? तुम सुबह से विद्यालय में क्या कर रहे थे? इसका क्या हो जाएगा? What had you been doing in the school? और सुबह से since the morning। तो समय जो है जरूर होना चाहिए। ये थोड़ा बन गया, ये जो है ना, ये बन गया आपका जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना बन करके ये बन गया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। ध्यान दीजिएगा इसमें है, हाँ इसमें जो कि उसमें समय जो नहीं दिया गया, समय जो है इसे काट देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बन जाए। ये जो है आपका प्योर जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। व्हाट हैड यू बीन डूइंग इन द स्कूल सिंस द मॉर्निंग। दो चीज़ें होना चाहिए वाक्यांश में, रहा था, रही थी, रहे थे, और कार्य शुरू होने का समय। नहीं तो अगर कार्य शुरू होने का समय काट देंगे तो जो है वो कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अब हम देखते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं? इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। INTROGATIV गलत। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस माने ऐसी बात जिनके अंत में जो है प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, और नहीं भी शब्द बीच में आया हो, और वाक्य की शुरुआत में कहीं जो क्या होगा, और कहीं वाक्य के बीच में जो है क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द रहेगा। प्रश्नवाचक शब्द ये आपका जो इंट्रोनेगेटिव हो गया। आज की अनुवाद का सूत्र या फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत जो है वो, अच्छा मतलब हम निगेटिव खाली पढ़ा रहे हैं, इंट्रोगेटिव ना पढ़ा रहे हैं, तो फिर अगर वाक्य की शुरुआत क्या से है तो ही है सबसे पहले, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है वो बीन। हम इंट्रोनेगेटिव पढ़ रहे हैं, इंट्रोनेगेटिव हो ही गया है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क। और वो जो है अगर जो है इंट्रोगेटिव वर्ड मैंने जो बीच में है तो वही पहले इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा, और उसके बाद जो है हैड तीसरे स्थान पर सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है नॉट, उसके बाद जो है बीन,
उसके बाद मेन वर्ब में आएंगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फार, सिंस या फार, और उसके बाद टाइम, अंत में शेष सारी चीज़ें, और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो हमारा सेंटेंस जो गलत हो जाएगा। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। ये जो है इंट्रोनेगेटिव का उदाहरण पहले जो है क्या से शुरू होने वाला है। क्या माता जी सुबह से शीला को नहीं पढ़ा रही थी, नहीं पढ़ा रही, ध्यान दीजिएगा, ये है क्या माताजी सुबह से शीला को नहीं पढ़ा रही थी। इंट्रोगेटिव इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत क्या से है, इसलिए वही हेड सहायक क्रिया पहले लग जाएगी। हैड द मदर नॉट बीन टीचिंग शीला, शीला कब से, सुबह से, सिंस द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगाना ही बनेगा, ये हो गया। और इसका उदाहरण, तुम 2 बजे से उसे क्यों नहीं पीट रहे थे, तुम 2 बजे से उसे क्यों नहीं पीट रहे थे, क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसलिए इसकी अगली सभी वाली वाई सहायक क्रिया हैड, कर्ता यू, व्हाई हैड यू नॉट बीन बीटिंग, बीटिंग माने पीट रहे थे, बीटिंग हिम, चाहे लिखो